तो इसके बाद जो हमारी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन निकल के आती है, वो ऑडिट के बारे में बात करेंगे, सेक्शन 2 क्लॉज़ 13 में ऑडिट के बारे में कि ऑडिट क्या है। ऑडिट मीन्स एग्ज़ामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। ऑडिट जो हम पढ़ते होंगे वहाँ से भी हम कोरिलेट कर सकते हैं इसको। ऑडिट क्या होती है? बेसिकली हम उसको वेरिफिकेशन करते हैं, एग्ज़ामिनेशन करते हैं कि ऑलरेडी जो रिकॉर्ड्स हैं वो सही है कि नहीं है। तो वही डेफिनेशन यहाँ पे भी है। ऑडिट मीन्स एग्ज़ामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, रिटर्न्स एंड अदर डॉक्यूमेंट। वो सारे हम वेरीफाई करेंगे कि सही है कि नहीं है, फर्निश्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, राइट? और अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट की बात कर रहे हैं तो इस एक्ट से रेलेवेंट जो रिकॉर्ड्स, returns or other document to, for the timing votes to verify the correctness of the turnover। कि टर्नओवर जो ड्राइव हो रही है, अभी हमने टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर भी हमने देखा कि किस तरीके से एग्रीगेट टर्नओवर जो है निकल के आएगी। तो हमारी ऑडिट क्या बनती है कि हम सारी चीज़ों को इवेल्युएट करें कि जो भी हम जो हमने वैल्यूएशन वगैरह ली है, या हमने कहें हमने टैक्स पेमेंट करी है, हमने रिफंड क्लेम किया है, हमने आईटीसी अवेल किया है, वो सारा का सारा जो है सही है कि नहीं है। तो इसका बेसिकली हम इसको अगर शॉर्ट वे में कहें तो इसको ऑडिट इज बेसिकली एग्जामिनेशन, या हम इसको कहें वेरिफिकेशन, वेरीफाई करना, वेरिफिकेशन टू फॉर द करेक्टनेस कि वो सही रिकॉर्ड्स वगैरह सही है कि नहीं है, ये सारी चीज़ों को वेरीफाई करना, तो उसको ऑडिट कहा जाता है। नेक्स्ट टर्म यूज होती है क्लॉज 17 में, बिजनेस। बिजनेस अभी हम लेमैन लैंग्वेज में समझते हैं कि बिजनेस क्या होता है। अब कोई चीज कोई अ, कोई काम कर रहा है, हम नॉर्मली उसको बिजनेस के दायरे पे कह देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो डेफिनेशन बिजनेस की है वो इंक्लूड्स डेफिनेशन। अभी हमने कुछ डेफिनेशन ऊपर पढ़ी, वो मींस डेफिनेशन थी। मीन और देखो, एग्रीगेट टर्नओवर मींस और इंक्लूड्स में बहुत फर्क होता है। मींस डेफिनेशन और इंक्लूड्स डेफिनेशन में क्या फर्क होता है, उसके लिए हम एक बार इसको भी डिस्कस करते हैं। मीन डेफिनेशन और जो है मीन डेफिनेशन और दूसरी इंक्लूड्स डेफिनेशन। तो मीन डेफिनेशन की बात करें तो मीन डेफिनेशन में अगर हम कहें मीन्स और इंक्लूड, मीन्स का मतलब होता है अगर हम बात करें एग्रीगेट टर्नओवर जो अभी हमने पढ़ा, एग्रीगेट टर्नओवर मीन्स है। और जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वहां पे हम पढ़ रहे हैं कि बिजनेस इंक्लूड, राइट? मीन्स मतलब जो यहाँ पे लिखा है उतना ही जो है माना जाएगा एग्रीगेट टर्नओवर। मतलब जोन जोन से यहाँ पे हमने इंक्लूजन्स पढ़ी, जोन जोन सी वहां पे एक्सक्लूजन्स पढ़ी। आरसीएम वाली एक्सक्लूजन थी, आरसीएम वाली, और जो थी जो सीजीएसटी एसजीएसटी, ये सारी जो इसके बाद जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी, ये ही हमारी एग्रीगेट टर्नओवर रहेगी। यहाँ पे हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी, मान लो 10 लाख रुपए निकल के आएगी, तो ये ही हमारी एग्रीगेट टर्नओवर है। लेकिन इंक्लूड्स क्या होता है, इंक्लूड्स पार्ट जो होता है उसमें जो लिखा है वो तो है ही है, उसके अलावा भी उसका मायने जो है दायरा बढ़ सकता है, तो वो होता है इंक्लूड्स पार्ट। समझ आ रही है? इंक्लूड्स पार्ट्स में जो लिखा होता है, इसमें मान लो इसमें भी 10 आइटम लिखी है कि बिजनेस में ट्रेड को भी बिजनेस कहेंगे हम, इसमें कहेंगे वोकेशन को भी हम बिजनेस कहेंगे, इसमें कॉमर्स को भी हम जो है वो कहेंगे बिजनेस कहेंगे, प्रोफेशन को भी हम बिजनेस कहेंगे। मान लो ये सारी चीजें लिखी हैं, और भी बहुत सारी चीजें लिखी हैं। तो क्या इतना जो लिखी है वो ही बिजनेस है? वो ही बिजनेस नहीं है, वो भी बिजनेस है, वो भी बिजनेस है, उसके अलावा और भी बिजनेस हो सकते हैं, राइट? तो इसलिए मीन्स जो डेफिनेशन होती है उसको कहा जाता है एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। मतलब जितना लिखा है उतना ही, वो कंप्लीट डेफिनेशन है, उसको एग्जॉस्टिव डेफिनेशन कहा जाता है। ये बिजनेस लॉ वगैरह कभी पढ़ोगे तो उसमें बहुत टर्म यूज होंगी, ये वहां पे बहुत हेल्प मिलेगी, वहां पे इसका डिफरेंस भी बताया जाता है। और इंक्लूड्स डेफिनेशन पढ़ोगे तो इसको कहते हैं इंक्लूसिव डेफिनेशन। इसमें क्या होता है, इसमें इतना ही और इसमें इसके अलावा भी, दोनों में फर्क पता होना चाहिए। कई कई जगह मीन डेफिनेशन यूज होगी, कई जगह इंक्लूड्स डेफिनेशन यूज होगी। बढ़े आगे, दोबारा आए उसी पॉइंट पे, हम जो बात कर रहे थे बिजनेस की।
कि बिजनेस हमारा कि बिजनेस में दोबारा आते हैं। बिजनेस इंक्लूड बिजनेस, दिस इज नॉट एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, यहाँ पे रेफरेंस के लिए भी लिख दिया मैंने, ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पे इंक्लूड्स वर्ड यूज किया गया है। तो जो हम पैरामीटर्स पढ़ेंगे उसके अलावा भी कोई और भी बिजनेस कैटेगरी में आ सकता है, उसको भी हम बिजनेस कह सकते हैं, राइट। बिजनेस के लिए सबसे पहले वो कहता है इंक्लूड्स पार्ट में कहता है कोई ट्रेड है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई कॉमर्स कर रहा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, ये बेसिकली ट्रेडर यूज हो गया, गुड्स की लिया और बेच दिया। कोई मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल, इसमें मैन्युफैक्चरिंग में क्या होगा, रॉ मटेरियल कुछ और होगा और सेल कुछ और बन के कुछ और होगा। मैन्युफैक्चरिंग तो प्रोसेस चेंज हो जाएगी ना, कुछ रॉ इनपुट कुछ और होगा, रॉ मटेरियल कुछ होगा। ट्रेड में वही सेम रॉ मटेरियल जो है वो लेगा, अपना मार्जिन ऐड करेगा और बेच देगा। कोई प्रोफेशन, कोई प्रोफेशन में है, ये प्रोफेशन कोई स्पेसिफिक सर्विस दे रहा है तो प्रोफेशन आ गया। कॉमर्स में कोई और सर्विसेज है वो है। वोकेशन क्या हो रहता है, पर्सन डेडिकेटेड लर्निंग हाउ टू ट्रेड और रेंटर सर्विसेज। अगर कोई ट्रेनी है और वो लर्निंग कर रहा है कि किस तरीके से काम किया जाता है, वोकेशन, उसको भी बिजनेस में जो है इंक्लूड किया गया है। ये इंक्लूड्स पार्ट पढ़ रहे हैं। कोई एडवेंचर है, एडवेंचर वो भी इंक्लूड बिजनेस का पार्ट माना जाएगा। वेगर, वेगर मतलब कोई बेटिंग गैम्बलिंग वगैरह, कोई लॉटरी से रिलेटेड एक्टिविटी करता है, वो भी जो है बिजनेस का पार्ट है। चाहे ये सारी एक्टिविटीज जो हैं, चाहे वो प्रॉफिट मोटिव से हो चाहे ना हो, प्रॉफिट मोटिव और नो नॉट, चाहे प्रॉफिट मोटिव से हैं चाहे नहीं है, तो भी जो है ये बिजनेस ही माना जाएगा। ये सारी की सारी एक्टिविटीज इंक्लूड्स है, तो बेसिकली ये सारे एग्जांपल्स हम इसको कह सकते हैं। ये सारे जो हैं एक तरीके से एग्जांपल हैं जिसको हम बिजनेस मानेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें बिजनेस में तब्दील हो जाएंगी। बी पार्ट में कहता है एनी एक्टिविटी जो इससे मिलती जुलती है, विच इज इंसिडेंटल टू और एंसिलरी टू पॉइंट नंबर ए। जो हमने ऊपर पॉइंट नंबर देखे जहाँ पे ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोफेशन, वोकेशन, वेजर, ये सारी बात करी, इससे रिलेटेड कोई और चीजें हैं जहाँ पे बेसिकली बंदा एक कोई चीज बेच रहा है, कोई चीज चाहे वो प्रॉफिट है कि नहीं है, जहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन हो रही है, वहां पे हम उस चीज को जो है यहाँ पे इंक्लूड्स पार्ट में कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका दायरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसका चाहे इसमें सी पार्ट में कहता है वेदर और नॉट, चाहे उसमें कोई वॉल्यूम हो चाहे ना हो, फ्रिक्वेंसी हो चाहे ना हो, क्वांटिटी हो चाहे ना हो, रेगुलरिटी हो चाहे ना हो। हमने किसी से एक बार लिया, वो भी बिजनेस का पार्ट होता है। हम रेगुलर लेते हैं, वो भी बिजनेस का पार्ट होता है। हम कम लेते हैं, वो भी बिजनेस का पार्ट होता है। हम ज्यादा लेते हैं, वो भी बात बिजनेस का पार्ट होता है। तो ऐसे केसेस में ये सारी चीजें फैक्टर डिपेंड नहीं करते कि हमने उससे बार बार लिया, वो सारे फैक्टर जो है वेदर और नॉट में आ जाते हैं कि ये चाहे दोबारा हो चाहे ना हो, लेकिन अगर इस तरीके के कोई ट्रांजेक्शन हो रही हैं तो वो बिजनेस ही मानी जाती है। तो यहाँ पे बिजनेस की इंक्लूड्स की डेफिनेशन बहुत बड़ी है, जहाँ पे बहुत सारी सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज इन कनेक्शन विद द कमेंसमेंट और क्लोजर ऑफ बिजनेस। इससे रिलेटेड हमने कोई गुड्स वगैरह लिए या कैपिटल गुड्स लिए तो क्लोजर के लिए, तो वो भी बिजनेस में माने जाएंगे। प्रोविजन ऑफ क्लब, एसोसिएशन, सोसाइटी, एनी अदर बॉडी, तो ये सारी केसेस जो है एडमिशन फॉर कंसिडरेशन ऑफ पर्सन टू एनी प्रीमिसेस, अगर किसी को कहीं आने के लिए मतलब हम टिकट चार्ज कर रहे हैं, तो ऐसे केस में वो टिकट जो है वैल्यू उसमें वो भी बिजनेस में माना जाएगा। Services supplied by a person as a holder of any office with which is accepted by him in the course of furtherance of his trade profession, इसको हम कह सकते हैं एक तरीके से। अगर हम अपने प्रीमिसेस को जो है होल्ड करने की वो दे रहे हैं, उसको राइट्स दे रहे हैं, या हम कहें रेंटिंग के लिए दे रहे हैं, तो वो भी जो है इस तरीके से ये सारी चीजें जो है, रेस क्लब की एक्टिविटी, तो जो है ये सारी जो है निकल के ये सारी बिजनेस का पार्ट हो जाता है। इसको अगर हम समराइज करें एक चार्ट फॉर्म में, तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई कोई ट्रेड हो, कॉमर्स हो, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोफेशन, वोकेशन, ये हमने मेन डेफिनेशन पार्ट ए में देख लिया। तो ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, तो इसमें बहुत सारी चीजें पी पार्ट में हमने देखा था, इसके इससे रिलेटेड इंसिडेंटल और एंजिलरी जो भी एक्टिविटीज होंगी, और हमने देखा कि इसमें वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी, कॉन्टिन्यूटी, रेगुलरिटी का कोई मायने नहीं होता, चाहे वो एक बार ही हो चाहे 10 बार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स सर्विस, तो हम अगर कोई बिजनेस क्लोजर के लिए भी यूज कर रहे हैं तो वो भी बिजनेस का पार्ट ही बनेगा। प्रोविजन ऑफ क्लब, क्लब कोई क्लब एसोसिएशन अपने मेंबर्स को कोई फैसिलिटी दे रहा है, तो वो भी जो है उनका बिजनेस माना जाएगा। एडमिशन ऑफ अ पर्सन टू एनी प्रीमिसेस, कहीं पे
एंट्री फी लग रही है, एंट्री कहीं हम म्यूज़ियम में जाते हैं, वहाँ पे हम जो उसकी टिकट चार्ज होते हैं वो ₹20 ₹50 हम ₹100 उसको देते हैं। वो सारी जो एंट्री टिकट है, वो भी उसका बिज़नेस पार्ट माना जाएगा। सर्विस सप्लाई बाय अ पर्सन टू होल्ड एनी ऑफिस, जो हमने रेंटिंग का एग्ज़ाम्पल लिया। तो इस तरीके की जो सर्विसेज़ हैं, रेस क्लब की सर्विसेज़ हो, जहाँ पे घुड़सवारी की जो होती हैं, जहाँ पे उसके लिए जो मनी चार्ज करी जाती है, तो वो सारी जो है बिज़नेस माना जाएगा। एक्टिविटी अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज़, कोई गवर्नमेंट की जो है एक्टिविटीज़ हैं, वहाँ पे जो वैल्यू हम देंगे, तो वो भी हमारी को जो है बेसिकली उनका बिज़नेस माना जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बिज़नेस के दायरे पे आ जाती है, तो बिज़नेस का स्कोप बहुत ही वाइडर होता है और हमने देखा कि बिज़नेस जो है, जो डेफ़िनिशन है, वो भी इंक्लूसिव डेफ़िनिशन है, तो हम इसका पार्ट को जो है बहुत ही और ज़्यादा इस जो इसमें लिखा है, इससे भी एक्सेस केस हो सकते हैं, ये जस्ट एन एग्ज़ाम्पल्स हैं, एक तरीके के ये सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, ये कोई कंप्लीट एग्ज़ॉस्टिव डेफ़िनिशन नहीं है। राइट? इसके बाद अगर हम क्लॉज़ 18 की बात करें, यहाँ पे बिज़नेस वर्टिकल की डेफिनिशन थी जो कि अब डिलीट कर दी गई है। तो ये डिलीट हो गया, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो बड़ी अच्छी डेफिनिशन थी ये, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनिशन थी, अब ये हटा दी गई है। अब हम नेक्स्ट बात करें तो 19th में क्या लिखा गया है, कैपिटल गुड्स के बारे में लिखा गया है। कैपिटल गुड्स मीन्स गुड्स। गुड्स होंगे, राइट? गुड्स क्या होती हैं? गुड्स की भी डेफिनिशन नीचे हमें मिलेगी, तो हम गुड्स क्या होते हैं, वो हम नीचे डिस्कस करेंगे। तो जो हमने कल जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था, वहाँ पे हमने सर्विसेज़ की डेफिनिशन पढ़ी थी। आर्टिकल 366 में हमने सर्विसेज़ पढ़ी 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 थी। तो 26 बी के अंदर वहाँ पे हमने देखा था सर्विसेज़ के बारे में। वहाँ पे जो सर्विसेज़ थी वो आर्टिकल के हिसाब से थी, मतलब वो सर्विसेज़ का वाइडर स्कोप जो था, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से था। अब यहाँ पे जो हम डेफिनिशन देखेंगे वो फॉर जीएसटी होगी। वो जो डेफिनिशंस ये जो हम डेफिनिशंस देख रहे हैं, दिस इज़ फॉर जीएसटी। वो जो थी वहाँ पे जो डेफिनिशन थी वो आर्टिकल में थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है इसका स्कोप जीएसटी के अलावा बाकी जगह भी उसका पड़ेगा। यहाँ पे अब हम बात करें कैपिटल गुड्स की। कैपिटल गुड्स मीन्स गुड्स। गुड्स के कौन-कौन से गुड्स इंक्लूड होंगे वो अभी हम रेफर करेंगे। लेकिन कैपिटल गुड्स, उस गुड्स में से कैपिटल गुड्स कौन से होंगे? कैपिटल गुड वो वाले होंगे जिसको हम बुक्स में कैपिटलाइज़ कर देंगे। कैपिटलाइज़ कर देंगे का क्या मतलब हुआ? जिसको हम अपनी बुक्स में एज़ एन एसेट शो कर देंगे। हम अपनी बैलेंस शीट पी-एन-एल बनाते हैं ना, तो बैलेंस शीट पी-एन-एल जब हम बनाएँगे तो हम अब उसमें यहाँ पे मान लो ये पी-एन-एल बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो हम एज़ अ बैलेंस शीट में उसको मान लेते हैं फिक्स एसेट डाल रहे हैं हम उसको। तो हम उसको कैपिटलाइज़ कर रहे हैं अपनी बुक्स में, राइट? वो लॉन्ग टर्म में रहेगा, उसका जो टेन्योर है, उसका जो उसका जो पीरियड है, वो जो है ज़्यादा है, तो ऐसे केसेज़ में जो है उसको हम कैपिटलाइज़ करेंगे। तो वहाँ पे अलग-अलग फिनोमिना होते हैं कि किस तरीके से कैपिटलाइज़ेशन करनी है। तो वहाँ पे अगर हम अपनी बुक्स में उसको कैपिटलाइज़ कर रहे हैं, तो सीधा उसको कहेंगे जीएसटी के अकॉर्डिंग कि ये जो है कैपिटल गुड्स माना गया है। क्योंकि कैपिटल गुड्स का ट्रीटमेंट जीएसटी में अलग है और इनपुट सर्विसेज़ का जो ट्रीटमेंट है, वहाँ पे जीएसटी में अलग है। जब हम आईटीसी का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि इनपुट सर्विसेज़ और कैपिटल गुड्स तीनों का जो तरीका है, तीनों का अलग-अलग होता है। तो यहाँ पे कैपिटल गुड्स के लिए सिर्फ इतनी सी बात कहता है वो कि अगर आप कोई कोई गुड्स को अपनी बुक्स में कैपिटलाइज़ कर रहे हो, तो उसको जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल गुड्स मान लिया जाएगा। तो यही कैपिटल गुड्स मीन गुड्स द वैल्यू ऑफ व्हिच कैपिटलाइज़ इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द पर्सन क्लेमिंग द आईटीसी। उसका आईटीसी तो मिलेगा कैपिटल गुड्स का। हम देखेंगे आईटीसी का चैप्टर पढ़ेंगे सेक्शन 16, 17, 18 वो सारे। तो वहाँ पे हम देखेंगे कि आईटीसी का क्रेडिट हमें कैपिटल गुड्स के केस में किस तरीके से मिलेगा। वेदर यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिज़नेस, बिज़नेस के लिए यूज़ होगा, तो वहाँ पे हम जो है कैपिटल गुड्स उसको कैपिटलाइज़ जो चीज़ हमने कैपिटलाइज़ कर दी वो हमारा कैपिटल गुड्स हो गया। 20th पॉइंट में आता है कैज़ुअल टैक्सेबल पर्सन। अगर किसी को इसमें कोई भी इश्यू रहे तो साथ-साथ आप पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें कहीं पे भी कोई भी इश्यू लगे पूछ लेना सर। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, अब जब हम रजिस्ट्रेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे इसका यूज आता है, क्योंकि ये सारी जो हम डेफिनेशन पार्ट कर रहे हैं इसका काफी जगह लिंकेज है। लेकिन जहां मेन मेन लिंकेज है वो मैं नाम भी ले रहा हूँ, जैसे हमने कैपिटल गुड्स का कहा, वहां पे हम आईटीसी में इसका बहुत रेफर करेंगे, इसको बहुत जगह रेफर करेंगे। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को भी काफी जगह रेफर करेंगे। मेनली हम रेफर करेंगे रजिस्ट्रेशन में, इसके प्रोविजन अलग होते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के, रजिस्ट्रेशन के क्या होता है ये अभी हमें ये जानना है। इसको क्या किस तरीके से इसको डील किया जाएगा वो हम चैप्टर्स में करेंगे। अभी ये क्या है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन? कैजुअल मतलब कैजुअल नाम ही बता रहा है कभी-कभी। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, टैक्सेबल तो है वो, मतलब उसको जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा और वो रजिस्टर उसको जीएसटी देना होगा, तो वो कैजुअल टैक्सेबल, कभी-कभी उस पे लायबिलिटी आती है, तो कभी-कभी वो मान लो इस तरीके से इस कैटेगरी में फॉल करता है,
तो वहां पे वो एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन उसकी रजिस्ट्रेशन रहती है। ये हम वहाँ पे जब रजिस्ट्रेशन देखेंगे तो इसकी रजिस्ट्रेशन का पीरियड भी बहुत कम होता है, हम वहाँ पे उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कौन सा होंगे। कैजुअल टैक्सेबल मीन्स अ पर्सन हु इज ओकेशनली, हमने कैजुअली वहाँ पे नाम से भी करा ना कि कैजुअली कभी कभी, वो ओकेशनली अंडरटेक ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वेदर एज अ प्रिंसिपल और एजेंट इन एनी अदर कैपेसिटी वेयर ही हैज नो प्लेस ऑफ बिजनेस, फिक्स प्लेस ऑफ, जहाँ पे उसके पास कोई प्लेस ऑफ बिजनेस फिक्स प्लेस नहीं है, कभी-कभी वो कोई व्यापार करता है। इसका एग्जांपल मैं देता हूँ। एग्जांपल इस तरीके से है, कोई दिल्ली में, कोई बंदा यूपी में बैठा है और उसने प्रगति मैदान में एग्जीबिशन लगानी है। उसने प्रगति मैदान में एक टेम्परेरी टाइम के लिए एग्जीबिशन लगती है। उसने एग्जीबिशन लगानी है प्रगति मैदान पे, और प्रगति मैदान पे उसने अपने गुड्स ले जाने हैं और वहां जाके उसने उसने अपनी सप्लाई करनी है। तो वो उस टाइम के लिए वो कुछ ड्यूरेशन, जब तक उसकी एग्जीबिशन लगनी है तब तक के लिए उसको एक रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी, और वो रजिस्ट्रेशन लेने के लिए तो वहां पे वो कैजुअल एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अपनी रजिस्ट्रेशन लेगा। यहाँ पे लिखा है वेयर ही हैज नो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस, उसका फिक्स प्लेस नहीं है। वो जाएगा प्रगति मैदान पे, अपना स्टॉल लगाएगा, अपना जो है डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करेगा, अपनी सप्लाई करेगा, और वो जब वो क्लोज हो जाएगा तो वहां से जब उसकी एग्जीबिशन क्लोज हो जाएगी तो वो फिर वापस आ जाएगा। तो टेम्परेरी वो जो है वहां पे एक्ट कर रहा है, तो वहां पे जो उसको टेम्परेरी अपनी सप्लाई करनी है तो उसको क्या क्या करना पड़ेगा, एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन उसको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, और वहां पे जो है उसको उसके लिए ट्रीटमेंट भी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का अलग से रहेगा। रजिस्ट्रेशन का आ जाता है उसमें, उसमें अलग अलग तरीका ही उसका अलग है, जब तरीका हम देखेंगे, लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि कैजुअल टैक्सेबल कहेंगे किसको, वो पर्सन जहाँ पे जिसको एक टेम्परेरी टाइम के लिए, जहाँ पे जिसका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस भी नहीं है, उसको जो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करनी है तो वो एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कहलाएगा। वो कभी-कभी कोई ट्रांजैक्शन प्लेस करेगा और वहाँ पे उसका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस, जो 2 ग्रीन मार्क करे हैं वो इसका मेन पॉइंट है। मीन्स अ पर्सन हू ओकेजनली अंडरटेक द ट्रांजैक्शन वेयर ही हैज नो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस। एग्जांपल से प्रगति मैदान वाला एग्जांपल जो लिया है वो इससे कोरिलेट करोगे, ये इजीली समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट इसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ जाती है हमारे पास क्लॉज 30 में, जहां पे हम बात करते हैं कंपोजिट सप्लाई की। कंपोजिट सप्लाई क्या होता है? जब हम सेक्शन 8 पढ़ेंगे सप्लाई से रिलेटेड, वहां पे हमें कॉन्सेप्ट मिलेंगे अलग अलग, मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई का। एक हमें मिलेगा जो है मिक्स सप्लाई का, और एक मिलेगा कंपोजिट सप्लाई का। इसको हम एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। मिक्स्ड सप्लाई, और अभी मिक्स सप्लाई की भी डेफिनेशन हम करेंगे, उसको उसको मैंने चार्ट फॉर्म से समझाने की कोशिश करी है, तो वो इजीली समझ आ जाएगा। अभी हम बात करें कंपोजिट सप्लाई की, बात करें कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई मान लेते हैं हमने टीवी लिया, टीवी बाय किया, तो टीवी के बॉक्स के अंदर हम देखते हैं साथ में क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या आता है हमारे पास। टीवी तो होता है, उसका मैनुअल गाइड होता है, उसका वारंटी वारंटी कार्ड होता है, और क्या होता है इसमें, सबसे मेन चीज रिमोट, रिमोट होता है। अब टीवी में मान लेते हैं 18% रेट है। रिमोट का अगर हम रिमोट को नॉर्मली खरीदते हैं मार्केट से, रिमोट खराब हो गया तो नया, सिर्फ रिमोट ही तो लेने जाएंगे, टीवी तो नहीं नया ले आएंगे अगर हमारे रिमोट खराब हो गया तो मान लेते हैं रिमोट में 28% रेट है। लेकिन ये जो है नेचुरली अबंडल्ड है। नेचुरली अबंडल्ड में मतलब टीवी का एक मेन मेन हिस्सा हो गया ना एक तरीके से। जैसे एसी का से एसी का एग्जांपल ले लो, चाहे टीवी का एग्जांपल ले लो, तो इन चीजों में एक एक मेजर पार्ट हो गया ये। तो ये नेचुरली अबंडल्ड है, इसको टर्म यूज करते हैं नेचुरली अबंडल्ड। तो नेचुरली अबंडेंट चीज जो होती है, उस केसेस में जो उसके साथ सप्लाई करी जाती है, जो मेन प्रिंसिपल गुड्स के साथ, प्रिंसिपल गुड्स क्या हो गया हमारा, टीवी या एसी हमारा प्रिंसिपल गुड्स हो गया। इसके साथ हमें जो चीज जरूरी देनी पड़ रही है, जो चीज जरूरी देनी पड़ रही है, उसको हम नेचुरली अबंडेंट चीज जो देनी पड़ रही है, इसमें प्रिंसिपल गुड्स, इसको टीवी या एसी को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल गुड्स। तो ऐसे केसेस में सबसे मेन पार्ट क्या आ जाता है, मैं इसको रेड में मार्क करता हूँ, जो मेन पार्ट आ जाता है वो जो सबसे मेन चीज देखनी होती है यहाँ पे कि जो प्रोडक्ट जो साथ में जा रहा है
वो नेचुरली अबंडल्ड होना चाहिए, या इसको कहें हम इम्पोर्टेंट, जरूरी, जो इसके बिना एक चीज अधूरी वाली बात आ जाएगी, तो वहां पे अगर वो चीज इंपॉर्टेंट कैटेगरी में, नेचुरली अबंडल्ड कैटेगरी में आ जाती है, तो वो उसको हम कहेंगे कि ये कंपोजिट सप्लाई है। कंपोजिट सप्लाई इसके साथ इसकी रिमोट की, राइट। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में जो टैक्स लगता है, जो हम टैक्स, अब हम जीएसटी कह सकते हैं, अभी तक हम जो हम कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह पढ़ रहे थे तो टैक्स टर्म यूज कर रहे थे, अब हम जीएसटी में आ गए हैं, अब हम जीएसटी वो कहेंगे। तो इसमें जो जीएसटी लगना है, तो इसमें जो जीएसटी लगना है वो प्रिंसिपल गुड्स के रेट पे लगेगा। मतलब प्रिंसिपल गुड्स का जो एचएसएन होगा, क्योंकि इसका रिमोट का अगर हम अलग से देखेंगे तो रिमोट का एचएसएन अलग होगा और टीवी का एचएसएन अलग होगा, ठीक है। जब हमने एचएसएन अलग अलग कहा तो हमने कहा इसका रेट भी अलग 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 हो सकता है, सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, दोनों केसेस बनते हैं। तो इसका ही इसमें फॉलो होगा एचएसएन, इसी का ही रेट। मतलब मान लो टीवी की वैल्यू निकलती है 10,000 रुपए और 200 रुपए रिमोट की वैल्यू निकलती है 10,000। 200 रुपए का ही हम टोटल वैल्यू बताएंगे कि हमें टीवी कितना है, 200 का, 10,200 का। तो जीएसटी जो लगेगा वो टीवी के जो रेट है, जो कि अगर हम 18% कहें तो वो लगेगा। तो कंपोजिट सप्लाई में नेचुरली अबंडल्ड, जो कि अगर हम रिमोट अलग से लेते तो हमारा रेट 28% हमें जीएसटी लगता, लेकिन वो नेचुरली अबंडल्ड है तो उसमें जो मेन पार्ट है, जो प्रिंसिपल गुड्स है, जो प्रिंसिपल गुड्स है उसका जो रेट है वो ही उसमें लगेगा, राइट। अब हम मिक्स सप्लाई भी देख लेते हैं। वैसे इसकी डेफिनेशन अलग से दी गई है, लेकिन हम अब जब कंपेयर कर ही रहे हैं तो हम इसको भी समझ लेते हैं। बाकी हम जब सेक्शन 8 ऑफ सीजीएसटी एक्ट पढ़ेंगे तो वहां पे हम इसको डिटेल में करेंगे। मिक्स सप्लाई कहते हैं, हम एक दुकान में गए, हम एक शॉप में गए, हमें हमने एक गिफ्ट पैक कराया, गिफ्ट पैक बनवाया कह सकते हैं हम इसको। हमने गिफ्ट पैक इस तरीके से बनवाया कि हमने उस गिफ्ट पैक के अंदर हमने इसको कहा कि इसमें 4 आप डाल दो वेफर्स, उसमें आप 3 आप डाल दो चॉकलेट्स, आप 1 डाल दो इसमें कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। और और भी जो कुछ ऐड कराना है, ठीक है, करा के इसको बढ़िया से पैक कर दो। तो उसने कहा ठीक है, इसको मैं पैक कर दूंगा। इसमें इसको ये जो आपको पड़ेगा, इस ये पड़ेगा आपको 200 रुपये पर पीस, ठीक है। इस तरीके से होता है प्रैक्टिकली। तो 200 रुपये पर पीस पड़ेगा, क्योंकि गिफ्ट चार्ज भी लेगा ना वो, ये सारे कॉमोडिटी के चार्ज तो लेगा ही लेगा, साथ में अपने पैकिंग के भी चार्ज लेगा। वो गिफ्ट जो उसको सजावट के लिए उसके भी उसने टोटल प्राइस बता दिया हमें, 200 रुपये पर पर पीस लगेगा, ठीक है। अब उस केस में क्या होगा, 200 रुपये पर पीस के केस में, अब वैसे अगर हम देखें तो वेफर का एचएसएन अलग होगा, चॉकलेट्स का एचएसएन अलग होगा, कोल्ड ड्रिंक का एचएसएन अलग होगा, और इनके रेट भी अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। अब इनके रेट्स भी अलग अलग हो सकते हैं। तो एज अ मिक्स सप्लाई मान लेते हैं वेफर्स जो है 5% में आ रहा है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, ये 12 में आ रहा है, ये 18 में आ रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे। अब 200 रुपए का ये गिफ्ट पैक करके दे दिया। अब इस पे क्या रेट लगाएं, इस पे क्या हम चॉकलेट इस और इसका वेफर का अलग बिल, ये बिल बनाएगा जब ये शॉपकीपर, तो ये बिल क्या बनाएगा, जो है 4 वेफर का रेट लगाएगा, उस पे 5% लगाएगा, 3 चॉकलेट का रेट लगाएगा, उस पे 12% लगाएगा, 1 कोल्ड ड्रिंक का लगाएगा, उस पे 18% लगाएगा, नहीं। अब ये मिक्स सप्लाई हो गया, एक गिफ्ट पैक हो गया, तो इस गिफ्ट पैक की वैल्यू जो है 200 रुपए वैल्यू फिक्स करी है, तो इसकी सप्लाई की वैल्यू कितनी हो गई, 200। अब 200 पे लगना है जीएसटी। वैल्यू तो समझ आ गई, 2 चीजें चाहिए हमें किसी को टैक्सेशन के लिए, एक वैल्यू और एक टैक्स। तो हमारे जीएसटी निकल के आ जाता है, कितनी जीएसटी बनेगा। तो वैल्यू तो निकल गई, 200 रुपए पे ही लगना है, इंडिविजुअली नहीं लगेगा, 200 रुपए पे लगेगा। जीएसटी किस रेट पे लगेगा, 5, 12 या 18। तो यहाँ पे मिक्स सप्लाई में कहता है, अगर कोई सप्लाई मिक्स सप्लाई है तो हाईएस्ट रेट जो है उस सप्लाई का, हाईएस्ट रेट जो है वो लग जाएगा। तो हमारे एग्जांपल में हाईएस्ट रेट यहाँ पे 18% है, तो 200 के ऊपर पूरा का पूरा हाईएस्ट रेट जो है 18 रुपए, तो हमारे ऊपर जो है 36 रुपए का जो है यहाँ पे जीएसटी लग जाएगा 18 रुपए के हिसाब से। तो अगर वो मिक्स सप्लाई होगी तो इस तरीके से कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई जो है, दो सप्लाई मानी जाती हैं अलग अलग।
अगर वो कंपोजिट सप्लाई मिक्स सप्लाई नहीं है, उसके बाद हम सप्लाई के अलग से प्रोविजन जो है निकल के आते हैं। तो वहां पे बाकी सप्लाई जो है पहले हम किसी भी सप्लाई के लिए पहले हम देखेंगे कि ये कंपोजिट सप्लाई तो नहीं है, सबसे पहले कंपोजिट सप्लाई तो नहीं है। कंपोजिट सप्लाई नहीं है, फिर हम सेकंड में देखते हैं कि ये मिक्स सप्लाई तो नहीं है। अब ये कंपोजिट भी नहीं है, मिक्स भी नहीं है, तो फिर ये थर्ड कैटेगरी में आती है, जो नॉर्मल हमारी कैटेगरी होती है एज पर सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट सप्लाई, राइट? तो हमें कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई हमने देखा। अब हम डेफिनेशन पार्ट में हम पढ़ रहे थे कंपोजिट सप्लाई। अब हम दोबारा से देखते हैं कि कंपोजिट सप्लाई हमारी क्या कहती है। तो यही जो हमने ओवरऑल पढ़ा, यही यहाँ पे बात करेंगे। कंपोजिट सप्लाई मीन्स सप्लाई, सप्लाई होगी मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन, वो जो दुकानदार था टैक्सेबल पर्सन। टीवी वाला, कंपोजिट सप्लाई के लिए हमने टीवी एसी वाला एग्जांपल लिया ना, टू अ रेसिपिएंट कंसिस्टिंग ऑफ टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई, ठीक है? टू और मोर सप्लाई, टू और मोर सप्लाई जैसे टीवी प्लस रिमोट या हम एसी प्लस रिमोट, जो भी एग्जांपल हम समझ आए, व्हिच इज नेचुरली अबंडेंट, यही टर्म यहाँ पे यूज हुई है, तो मैंने भी यही टर्म यूज करी है, नेचुरली अबंडेंट। ये टर्म आपको याद करनी पड़ेगी, एक विच इज नेचुरली अबंडेंट, नेचुरली ही एक दूसरे के जैसे टीवी, खाली आपको अगर कभी आप टीवी ऑर्डर करो तो आप खुद ही माइंड में प्रिपेयर करके चलोगे रिमोट तो ऑब्वियसली होगा उसमें। एसी आप ऑर्डर कर रहे हो तो एसी के साथ रिमोट तो आएगा ही आएगा, तो ये नेचुरली नेचुरली ही अबंडेंट बन जाते हैं। तो ऐसे केसेस में ये जो है कंपोजिट सप्लाई में आ जाते हैं, इन कंजंक्शन विद ईच अदर, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो इस तरीके से जो है इसको विच इज नेचुरली अबंडेंट इन कंजंक्शन विद ईच अदर इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, वन ऑफ विच इज अ प्रिंसिपल सप्लाई। ये याद रखना बहुत जरूरी है जो मैं मार्क कर रहा हूँ। एक तो नेचुरली अबंडेंट, एक ये चीज याद रखेंगे, और दूसरा उनमें से एक आइटम जरूरी होनी चाहिए, एक आइटम जो है प्रिंसिपल आइटम, चाहे हम उसको टीवी को प्रिंसिपल आइटम कहें या हम एसी का एग्जांपल ले रहे हैं तो एसी को जो है प्रिंसिपल आइटम कहेंगे, जो मेन आइटम। हमने रिमोट ऑर्डर नहीं किया, हमने टीवी ऑर्डर किया, टीवी के साथ रिमोट आया। हमने एसी ऑर्डर किया है, हमने रिमोट ऑर्डर नहीं किया, एसी के साथ रिमोट आया। लेकिन जो हमने मिक्स्ड एग्जांपल में मिक्स सप्लाई का एग्जांपल लिया, वहां पे कोई भी आइटम प्रिंसिपल आइटम नहीं थी। वहां पे हम उसको कोल्ड ड्रिंक भी हटा सकते थे तो भी हमारा गिफ्ट पैक बन जाता, वहां पे हम वेफर भी हटा देते उसकी जगह कुछ और डाल देते तो भी हमारा गिफ्ट पैक बन जाता। कोई भी एक चीज वहां पे प्रिंसिपल आइटम नहीं थी, कोई भी एक चीज जरूरी आइटम नहीं थी जिसको हम मेन आइटम कहें, वहां कोई भी ऐसी आइटम नहीं थी। लेकिन यहाँ पे जो थी मेन आइटम एक होनी चाहिए, और उस मेन आइटम का जो जीएसटी होगा वो अब हम जब उस सेक्शन में जाएंगे वहां पे हम देखेंगे कि उसका रेट जो है लगेगा, वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन यहाँ पे वो बात नहीं है, यहाँ तो यही बात लिखी कि हम कंपोजिट सप्लाई कहेंगे किसको, हम मिक्स सप्लाई कहेंगे किसको, लेकिन रेट की बात वहां पे करिए कि हमें कौन सा रेट लेना है, वो बात वहां हम करेंगे डिटेल में। यहाँ वो साथ में लिंक हो रही थी तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन यहाँ पे हम फर्क देख रहे हैं बेसिकली, कंपोजिट सप्लाई क्या होगा, मिक्स सप्लाई क्या होगा। कंपोजिट सप्लाई वो होगा जहाँ पे एक आइटम प्रिंसिपल आइटम होगी और वो ही जो है हमारी मेन आइटम मानी जाएगी। मिक्स सप्लाई में कोई भी मेन आइटम नहीं होती। मिक्स सप्लाई का अगर साथ में डिस्कस कर लेते हैं फिर ताकि कंफ्यूजन ना हो। मिक्स सप्लाई की डेफिनेशन, सप्लाई, मिक्स सप्लाई 74 नंबर क्लॉज में जो है हमारी मिक्स सप्लाई की भी बात करी गई है। मिक्स सप्लाई मींस टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाई। हमने देखा ना, इसको इंडिविजुअल सप्लाई क्यों कहेंगे, क्योंकि कोई भी इसमें से ऐसी आइटम नहीं थी कि जिसके बिना वो गिफ्ट पैक ना बन सके। टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाई कंजंक्शन विद ईच अदर, जो कि एक दूसरे के साथ है, लेकिन इंडिविजुअल आइटम है वो। कोई ऐसा नहीं है कि एक आइटम हटा दी तो दूसरे का रेलेवेंस खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। फॉर अ सिंगल प्राइस, हमने जो एग्जांपल लिया वहां पे 200 रुपए का हमने वो गिफ्ट पैक किया। हमने अलग अलग की वैल्यू नहीं करी। अगर हमने अलग अलग की वैल्यू लगाई, अगर हमने बिल में अलग अलग की वैल्यू लगा के चलेगा वो शॉपकीपर, तो उसमें अलग अलग गुड्स की ही जो एचएसएन होगा उस हिसाब से लगेगा, फिर वो मिक्स सप्लाई नहीं रहा, वो नॉर्मल सप्लाई में आ गया। लेकिन यहाँ पे वो एक 200 रुपए फिक्स चार्ज कर रहा है, वो नहीं बता रहा कि मैं पैकिंग के गिफ्ट के कितने ले रहा हूँ, वो उसने बता दिया भी आपको ये पूरा मैं बना के दूंगा और इसके 200 रुपए प्राइस लगेगा। तो वो वहां पे फॉर अ सिंगल प्राइस वो सप्लाई कर रहा है वहां पे। और उसके बाद क्या करना है, द सप्लाई डज नॉट कंस्टिट्यूट अ कंपोजिट सप्लाई। ये क्यों है, अभी मैंने आपको सबसे पहले बताया कि सबसे पहले हम चेक करेंगे कि वो कंपोजिट सप्लाई है कि नहीं है। अगर वो कंपोजिट सप्लाई है तो वो कंपोजिट सप्लाई में फॉल कर दिया। अगर वो कंपोजिट सप्लाई नहीं है तो हम चेक करेंगे कि वो मिक्स सप्लाई है कि नहीं है। वो मिक्स सप्लाई भी नहीं है तो वो नॉर्मल में आएगी। सबसे पहले कंपोजिट,
नहीं है तो मिक्स, मिक्स भी नहीं है तो नॉर्मल। तो इसलिए यहाँ पे डेफिनेशन पार्ट में लिखा हुआ है कि अगर वो मिक्स सप्लाई नहीं है तो हम जो है सॉरी, जब वो कंपोजिशन सप्लाई नहीं है तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या वो मिक्स सप्लाई है। मिक्स सप्लाई देखने के लिए हमें क्या मेन ध्यान रखना है, क्या वो सिंगल प्राइस में दी जा रही है। सबसे मेन चीज इसमें हमें देखनी होगी कि क्या जो सप्लाई है वो सिंगल प्राइस में दी जा रही है। अगर वो सिंगल प्राइस में दी जा रही है तो जाके, अगर हमने बात करी अगर उसके एचएस अगर वो अलग अलग प्राइस में चार्ज हो रहा है तो वो जो है उसको फिर अलग अलग एचएसएन के हिसाब से ही जो उसका रेट होगा वो लगेगा। लेकिन अगर वो सिंगल प्राइस में ही चार्ज हो जाएगी तो वो हमारा जो है मिक्स सप्लाई बन जाएगा। लेकिन वो कंपोजिट नहीं होना चाहिए, वो नेचुरली बंडल्ड नहीं होना चाहिए। तो स्टेप जरूर ध्यान रखने हैं। सबसे पहले कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई, अगर दोनों ही नहीं है तो बाकी जो हम प्रोविजन पढ़ेंगे सेक्शन 7 में वो लेवी हो जाएंगे। अभी हम दो की बात कर रहे हैं, कंपोजिशन, सबसे पहले कंपोजिशन देखेंगे फिर हम मिक्स देखेंगे। याद करने के लिए कंपोजिशन पहले देखना है, उसको याद करने के लिए अल्फाबेटिक से भी याद कर सकते हो कि सी पहले आता है, एम बाद में आता है, तो इस तरीके से भी याद कर सकते हो। पहले हमें सी देखना है कंपोजिट, फिर हमें मिक्स देखना है, राइट। और ये जो डेफिनेशन की सीरीज होती है ना, ये भी इसी तरीके से होती है। देखो यहाँ पे जो डेफिनेशन सब हम देख रहे हैं ये एम की डेफिनेशन है सारी। देखो सेक्शन जो 72 नंबर है वो मैन्युफैक्चरिंग की है, वो एम से शुरू होएगा, राइट। जो 73 मार्केट की है, मार्केट वैल्यू, वो एम से शुरू होएगा। तो इस तरीके से ये अल्फाबेटिक ही जो है हमारी डेफिनेशन की सीरीज भी इसी तरीके से चलती हुई आ रही है, इसलिए कंपोजिशन की हमें नहीं मिली। इसके साथ ही इसका एग्जाम्पल भी दे रखा है, और ये जो एग्जाम्पल जो मैंने लिया है वो बेयर एक्ट का ही एग्जाम्पल, वहीं पे ही लिखा हुआ है, ये वहीं पे एग्जाम्पल ले रखा है। अ सप्लाई ऑफ पैकेज, वही जो हमने एग्जांपल लिया वही एग्जांपल वहां पे लिखा हुआ है, वहीं से ही मैंने ये वाला एग्जांपल लिया है। पैकेज कंसिस्टेंट ऑफ फूड, स्वीट्स, चॉकलेट्स, केक, ड्राई फ्रूट, एरेनेटेड ड्रिंक्स, ये सारा मिलके जो है एक उन्होंने पैकेट बनाया। एंड फ्रूट जूसेस वेयर व्हेन सप्लाई फॉर अ सिंगल प्राइस, हमने एग्जांपल भी यही वाला लिया ना कि यहाँ पे सिंगल प्राइस 200 रुपए का हमारे को ये चार्ज करा, राइट। इन अ मिक्स इज अ मिक्स सप्लाई, तो ये सारा एक पैकेट बना के दे दिया और सिंगल प्राइस में चार्ज किया, जो गिफ्ट पैक बना के दे दिया, सिंगल प्राइस 200 रुपए में चार्ज किया। ईच ऑफ दिस आइटम कैन बी सप्लाइड सेपरेटली, इसमें से कोई भी आइटम अलग से भी बेची जा सकती थी। कोल्ड ड्रिंक अलग से बेच सकता था, वेफर अलग से बेच सकता था, लेकिन यहाँ पे इकट्ठे बना के दे दिया और एक एक प्राइस चार्ज किया है। मेन पार्ट इसमें मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि इसमें मिक्स सप्लाई का जड़ ही यही है कि वहां पे एक कंसोलिडेटेड वैल्यू होनी चाहिए, अलग अलग वैल्यू नहीं होगी तो मिक्स सप्लाई होगा। इज नॉट, यहाँ पे क्या कह रहा है, ईच ऑफ दिस आइटम आर सेपरेटली सप्लाइड एंड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर, दूसरे आइटम पे कोई भी आइटम डिपेंड नहीं है। कोल्ड ड्रिंक के बिना कुछ और डाल सकते हैं, वेफर के बिना कुछ और डाल सकते हैं, चॉकलेट के बिना कुछ और डाल सकते हैं, कुछ भी आइटम डाल सकते हैं, तो एक दूसरे के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं है। इट शैल नॉट बी अ मिक्स सप्लाई इफ दीज आइटम आर सप्लाइड सेपरेटली, अगर ये आइटम अलग अलग बेची जाएगी, जो मैंने अभी जोर दिया है बात पे, तो ये मिक्स सप्लाई नहीं होगी। तो फिर नॉर्मल एचएसएन अलग अलग, फिर वहां पे वो जो शॉपकीपर बिल बनाएगा वो वहां पे लिखेगा इतनी चॉकलेट इस रेट पे, इतने वेफर इस रेट पे, इतनी ये कोल्ड ड्रिंक्स इस रेट पे, वहाँ पे उन रेट का जो है जितना जितना उस पे जीएसटी रेट होगा वो एप्लीकेबल हो जाएगा, फिर वो मिक्स सप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर वो सीधा लिखता है गिफ्ट पैक एट द रेट 200 रुपए पर पीस, इतने पीस 10 पीस तो 2000 के ऊपर सीधा वो जीएसटी लगाता है, तो वो मिक्स सप्लाई में आ जाएगा। और जो उसका हाईएस्ट रेट होगा, ये तो वहां पे बताया गया लेकिन मैं साथ में बता देता हूँ, उसका जो हाईएस्ट रेट होगा वो रेट एप्लीकेबल हो जाता है। तो ये मिक्स सप्लाई को हम थोड़ा सा यहाँ पे ग्राफिक फॉर्म में भी समझ लेते हैं, कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई क्या है। अब जब हमने दोनों डेफिनेशन कवर कर ही ली है तो हम यहाँ पे इसको भी देख लेते हैं, कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, वेदर द टू और मोर सप्लाई, जो हमने एग्जांपल लिया उससे कोरिलेट करना। अब मैं दोबारा उनका नाम नहीं लूंगा, हमने बहुत ही डिटेल में कर लिया। वेदर देयर इज टू और मोर सप्लाई विच इज सप्लाइड फॉर अ सिंगल कंसिडरेशन, क्या वो सिंगल कंसिडरेशन के लिए मतलब वैल्यू जो है एक ही वैल्यू ली गई है, ठीक है। वैल्यू तो एक ही ली होगी, कंपोजिट सप्लाई में भी वैल्यू एक ही ली होगी, मिक्स सप्लाई में भी एक ही ली होगी। मिक्स सप्लाई में 200 रुपए का हमने एग्जांपल लिया था, राइट। और हमने कंपोजिट सप्लाई में टीवी का एग्जांपल लिया था, मान लो 10,200 रुपए का हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था। यहाँ डिफरेंट करने के लिए चलो 10,500 का ले लो। टीवी यहाँ लिख भी देता हूँ साथ में, ये टीवी हमने टीवी या एसी जो भी एक ही लिख लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो। यहाँ हमने गिफ्ट पैक, यहाँ गिफ्ट पैक का एग्जांपल लिया, मिक्स सप्लाई कंपोजिट, ठीक है। फॉर अ सिंगल कंसिडरेशन, ये बात प्रूव करने के लिए मैंने यहाँ पे अमाउंट डाला है। दोनों के केसेस में एक सिंगल कंसिडरेशन थी 200 रुपए, या टीवी के केस में 10,500 रुपए। अब सेकंड हमने क्या देखना है, वेदर सच सप्लाईज आर नेचुरली अबंडल्ड, राइट।
हमने सीरीज भी देख ली, पहले कंपोजिट देखना है फिर मिक्स देखना है। अगर वो नेचुरली अबंडल्ड है, अगर वो नहीं है, पहले हम देख लेते हैं अगर वो नेचुरली अबंडल्ड है। इफ यस, एसएससी शैल आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल सप्लाई। अब नेचुरली अबंडल्ड है मतलब वो टीवी की बात कर रहा है। अब वो देखेगा कि टीवी प्लस रिमोट, अब इसमें से देखेगा वो नेचुरली अबंडल्ड में जरूरी चीज कौन सी थी, प्रिंसिपल सप्लाई कौन सी थी। प्रिंसिपल सप्लाई हमारी टीवी निकल के आ गई। प्रिंसिपल सप्लाई विल आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन द गिवन डेफिनेशन, उसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है रेट लगेगा। जब हम सेक्शन 8 पढ़ेंगे, जो कि अभी मैंने बार-बार बात करी है, जब हम सेक्शन 8 पढ़ेंगे वहां पे हम देखेंगे द रेट एट व्हिच कंपोजिशन सप्लाई विल बी द रेट ऑफ टैक्स दैट विल बी लेवी ऑन द प्रिंसिपल सप्लाई। कौन सा लगेगा यहाँ पे साथ में बता ही दिया है कि वहां पे प्रिंसिपल सप्लाई का जो रेट होगा, जो हमने टीवी का एग्जांपल लिया था, तो हमारे पास हमने कहा था कि टीवी में 18% रेट है और मान लेते हैं रिमोट में 28% रेट है, तो वहां पे रेट क्या लगेगा, प्रिंसिपल आइटम का, मतलब 18% जो है यहाँ वहां पे रेट लग जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखते हैं वो नेचुरली अबंडल्ड नहीं है तो कंपोजिट वाला जो है हट गया। अब हमें देखना है कि मिक्स्ड है कि नहीं है। ठीक है, नेचुरली अबंडल्ड नहीं है, नो। अब हम क्या देखेंगे, सच ट्रांजेक्शन। अब हम देखेंगे सच ट्रांजेक्शन इज ट्रीटेड एज मिक्स सप्लाई एट द रेट एट विच सिंगल कंसिडरेशन विल बी चार्ज। इसके लिए हमें क्या देखना है, सिंगल कंसिडरेशन विल बी चार्ज। ठीक है, सिंगल कंसिडरेशन हमारी 200 रुपए थी। विल बी टैक्स एट द हाईएस्ट रेट, जो मैं सेक्शन 8 की वहां पे बात रेफरेंस दे रहा हूँ, वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि वहां पे जो हाईएस्ट रेट, मतलब 200 रुपए पे, अगर हमने हमारे एग्जाम्पल में हाईएस्ट रेट क्या निकल के आया था, हमने जो मिक्स सप्लाई का एग्जांपल लिया था, अच्छा वहां पे लिया था स्क्रीन में, हमने वहां पे एग्जांपल क्या लिया था, कितना निकल के आया था हमारा, एक था आइटम 5% का, एक था 15% का और एक था 18% का। ठीक है, तो मान लेते हैं इसके बाद कोई और आइटम भी थी वो 28% की थी, या चलो 18% में मान लो, यही है। तो इस पे क्या हमारा निकल के आ जाएगा, क्या लगेगा, हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से यहाँ पे लग जाएगा हाईएस्ट रेट हमारा 18%, तो 200 रुपए के ऊपर 18% जो है 36 रुपए हमारा जीएसटी निकल के आ जाएगा। कंपोजिट देख थोड़ा रहा, हंस रही है उसने देख के। अरे मत आवाज म्यूट कर दे, आस्ते साथ आवाज आ रही है। तो इसमें ये एग्जाम्पल साथ साथ लेना जरूरी है कि कौन सा कंपोजिट सप्लाई है, कौन सा मिक्स सप्लाई है। अब हमने डिटेल में इसको कवर कर लिया कि कंपोजिट सप्लाई में क्या रहेगा, मिक्स सप्लाई में क्या रहेगा। अब हमने डेफिनेशन को तो क्लियर बिल्कुल कर लिया। अब जब हम सेक्शन 8 पढ़ेंगे तो हम इसको दोबारा एक बार टेक केयर करेंगे कि यहाँ पे जो हमने रेट वैसे डिस्कस कर लिया लेकिन दोबारा करेंगे, राइट। तो हमने ये पार्ट भी कवर कर लिया, हम दोबारा आते हैं। अब कंपोजिट सप्लाई हमारा ऑलमोस्ट हो गया। अब कंपोजिट सप्लाई के लिए के बाद हम नेक्स्ट डेफिनेशन, कंपोजिट सप्लाई में भी जो है एक इलस्ट्रेशन जो कि बेयर एक्ट में, जैसे हमने मिक्स सप्लाई में देखा सेम वहां पे इलस्ट्रेशन थी, यहाँ पे भी इलस्ट्रेशन जो है बेयर एक्ट में ही डाली गई है, वेयर द गुड्स आर पैक्ड एंड ट्रांसपोर्टेड विद इंश्योरेंस। गुड्स पैक करे गए और ट्रांसपोर्ट करा गया विद इंश्योरेंस, ताकि अगर कोई रास्ते में कोई कुछ हो जाता है और वो गुड्स खराब हो जाते हैं तो इंश्योरेंस क्लेम ले सके। ठीक है, द सप्लाई ऑफ गुड्स, पैकिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्ट एंड इंश्योरेंस इज अ कंपोजिट सप्लाई। एक माल को पैक किया और उसको उसको उस गुड्स के बाद उसमें पैकिंग मटेरियल की भी कॉस्ट लगी, ट्रांसपोर्ट की भी कॉस्ट लगी और साथ में उसको इंश्योरेंस कराया उसकी भी कॉस्ट लगी। तो इसमें प्रिंसिपल आइटम कौन सा है, इसमें प्रिंसिपल आइटम क्या है, गुड्स। अगर गुड्स ना होता तो ना पैकिंग मटेरियल होता, ना ट्रांसपोर्ट की बात होती, ना इंश्योरेंस की बात होती। तो यहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स क्या है, यहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाई है। जो सप्लाई ऑफ गुड्स क्या है वहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाई है। जो गुड्स है, जो वो गुड्स जिसको पैक किया गया, जिसको ट्रांसपोर्ट किया गया, जिसको इंश्योरेंस जिसकी कराई गई, वो एक प्रिंसिपल सप्लाई हो गई, राइट। तो ये जो है हमने जो एग्जांपल लिया वो टीवी उसका लिया, यहाँ पे जो है अलग एग्जांपल है। तो कोई भी एग्जांपल हो सकता है, एग्जांपल तो जितने मर्जी बना लो, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो यही होता है कि कंपोजिट में एक प्रिंसिपल सप्लाई होती है और वहां पे अगर हम देखें तो वहां पे जो है एक कंसोलिडेटेड प्राइस होना चाहिए मिक्स सप्लाई के। नेक्स्ट डेफिनेशन में मूव करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन कहता है कंसिडरेशन के बारे में। नेक्स्ट डेफिनेशन कहता है कंसिडरेशन के बारे में। कंसिडरेशन इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स इंक्लूड्स, यहाँ फिर इंक्लूड्स आ गया। अब हम इंक्लूड्स में टाइम नहीं लगाएंगे, ऑलरेडी लगा चुके हैं। इंक्लूड्स मतलब क्या होता है कि इसके अलावा और भी, ये जस्ट